नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इसमें आदिकाल में आज हम जो तीसरी साहित्य धारा है आदिकाल की, रासो साहित्य। देखिए, सिद्ध साहित्य हम पढ़ चुके हैं, नाथ साहित्य हम पढ़ चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं रासो साहित्य। ये हमारी क्लास होगी 13 नंबर साथियों। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हमारी क्लास होगी। रासो साहित्य को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो रासो साहित्य शुरू करने से पहले सभी से विनम्र निवेदन मेरा यह है कि आप अगर साथियों वीडियो ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं रासो साहित्य। ये तीसरी काव्य धारा रासो साहित्य। रासो साहित्य सबसे पहले तो किसे कहेंगे? देखिए, रासो साहित्य वीरों के चरित गान का वह साहित्य है जो राजस्थान के चारण अथवा भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। चारण और भाट थे और अपने आश्रयदाताओं, जो राजा थे आश्रयदाता, उनकी प्रशंसा में लिखते थे। आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इनमें किया गया है। कैसा? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, यानी कि उनकी प्रशंसा जो है वो बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा इस साहित्य में जो की गई है। रासो ग्रंथ जो है वीर रसात्मक एवं प्रशस्ति मूलक है। एक तो वीर रस है इनमें, एक प्रशस्ति मूलक है, यानी कि गुणगान जो है वो गाया गया है, और अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है अपने आश्रयदाताओं राजाओं का चारण अथवा भाटों ने इन्होंने किया है। चलिए अब आगे देखते हैं रासो काव्य को। ये देखिए, रासो काव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। ये वर्ग कौन कौन से हैं? 3। पहला देखिए, एक तो वीर गाथात्मक रासो काव्य। आज हम वीर गाथात्मक रासो काव्य ही पढ़ेंगे, जिसमें देखिए उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो हो गया, हमीर रासो हो गया, खुमान रासो हो गया, परमाल रासो हो गया, विजयपाल रासो। ये सभी जो रासो है ये वीर गाथात्मक रासो का काव्य के अंदर आते हैं। 2 नंबर देखिए, श्रृंगार परक रासो काव्य, जैसे बिसलदेव रासो, संदेश रासक। संदेश रासक हम अपभ्रंश में पढ़ते हैं, बिसलदेव रासो हम देखेंगे। इसके अलावा धार्मिक व उपदेशात्मक रासो काव्य, जो रास साहित्य पढ़ते हैं जैन साहित्य, उसमें आएगा उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास इत्यादि। तो ये रासो काव्य हैं। इन्हें हमने 3 वर्गों में विभाजित किया, वीर गाथात्मक, श्रृंगार परक और धार्मिक व उपदेशात्मक। 3 भागों में इन्हें हमने विभाजित कर लिया। रासो साहित्य की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रासो साहित्य की क्या विशेषताएं रहेंगी? रासो साहित्य की विशेषताएं, और इन विशेषताओं से जो है परीक्षाओं में प्रश्न बन ही जाता है कहीं न कहीं से। तो 1 नंबर देखिए, राजाओं की वीरता एवं आश्रयदाताओं की प्रशंसा रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय है, और ये प्रशंसा की है। चारण और भाटों ने अपने आश्रयदाताओं के प्रशंसा प्रशस्ति मूलक ये साहित्य जो रचा है, इसमें प्रशंसा में भी उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है वो किया है। अच्छा, दूसरी विशेषता देखिए रासो काव्य की क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन इनमें किया गया है, और ओज बाहुल्य है, ओज और तेज बाहुल्य, युद्धों का सजीव वर्णन इनमें मिलता है। क्योंकि जो चारण कवि या जो भाट थे, जो साहित्य के रचनाकार थे उस समय, वो स्वयं तलवार के भी धनी थे, केवल गाते लिखते नहीं थे, अच्छे सैनिक योद्धा भी वो होते थे। तो युद्धों का उन्होंने सजीव वर्णन अपने साहित्य के अंदर देखिए किया है। तीसरी विशेषता देखिए, श्रृंगारिकता की विशेषता जो है वो रासो साहित्य में हमें मिलती है। चौथी, डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर रासो साहित्य में किया गया है। डिंगल शैली किसे कहेंगे? राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश, जिसकी कर्कश व कठोर शब्दावली का प्रयोग होता था जिसके अंदर, और युद्ध वर्णन में प्रयुक्त होती थी। और जहाँ पर पिंगल शैली होती थी वहाँ ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश
उपयोग में लाई जाती थी। और कोमल कांत पदावली, प्रेम व श्रृंगार के जो काव्य रचनाएं थी उसमें पिंगल शैली का प्रयोग होता था। डिंगल युद्धों में और प्रेम में पिंगल। तो ये डिंगल व पिंगल शैली, हम इसके बारे में पीछे भी बातचीत कर चुके हैं। तो रासो साहित्य की पहली विशेषता देखिए, राजाओं की वीरता एवं आश्रयदाताओं की प्रशंसा रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय है। युद्धों का सजीव वर्णन और ओज बाहुल्य, ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता श्रृंगारिकता की विशेषता है। चौथी, डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग इसमें किया जाता था। पांचवी विशेषता देखिए रासो साहित्य की, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही है रासो साहित्य में। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। काव्य रूप इसका क्या है? रासो साहित्य का प्रबंधात्मक भी मिलता है, जैसे पृथ्वीराज रासो एक प्रबंध काव्य है, और मुक्तक भी मिलता है, जैसे बिसल देव रासो एक मुक्तक काव्य है। तो काव्य रूप प्रबंधात्मक भी है और मुक्तक भी है। सातवीं विशेषता है गेयता। ये गाए जाने वाले जो काव्य हैं, ये वीर जो राजा थे, वीरता उनकी जो है वो गाई जाती थी। जैसे परमाल रासो देखिए, लोकगीत है, वीर गीत है, बिसल देव रासो है। तो चलिए आगे देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति को जान लेते हैं। सबसे पहले हम रासो साहित्य पढ़ने से पहले रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और किस विद्वान ने कैसे रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। और यहाँ से जो है ये महत्वपूर्ण भी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलान वाले प्रश्न भी यहाँ से आ सकते हैं। तो एक नंबर देखिए, राजसूय। राजसूय यानी कि एक तरीके का यज्ञ होता है, महान यज्ञ। इस राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? गारसादे तासी। गारसादे तासी ने राजसूय से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। दूसरी देखिए, रहस्य शब्द से। रहस्य शब्द से व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? कवि राजा श्यामल दास व डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, राजसूय से गारसादे तासी, रहस्य शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान है कवि राजा श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल। तीसरा यहाँ देखिए शब्द राजयस है। राजयस से उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है रासो शब्द की? पंडित हरप्रसाद शास्त्री व विंध्येश्वरी पाठक। ये कहते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयस से, राजयस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ऐसा ही मानते हैं कौन? पंडित हरप्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी पाठक। रसायन। रसायन या रसायन, रसायन या रसायन से शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और क्यों मानते हैं? देखिए, बिसल देव रासो में प्रयुक्त रसायन शब्द से रास या रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रसायन शब्द से व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र। पांचवा शब्द देखिए, रासक शब्द से व्युत्पत्ति मानते हैं उपरूपक। रासक एक उपरूपक है और इससे रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके अलावा रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान अन्य जो हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रबली पांडेय, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि जो हैं वो रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो रासक शब्द से मानते हैं। रासक जो कि एक उपरूपक है और यही सर्वमान्य मत है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो वह है रासक से। चलिए छठा शब्द देखिए, छठा मत देखिए, रसिक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रसिक से रासऊ, रासऊ से रासो, और ये व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान जो हैं वो है नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी किससे रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं? तो रसिक शब्द से। चलिए 7 नंबर देखिए, रासव या रस शब्द से व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान जो हैं वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासव या रस से मानते हैं। रास से, रास शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। तो रासक शब्द से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी,
डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रबली पांडेय, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि। इसके अलावा रसिक से नरोत्तम स्वामी, रासऊ या रस से रामस्वरूप चतुर्वेदी, रास शब्द से नंद दुलारे वाजपेयी जो है वो रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। आगे देखिए, रसब एक हो रहा है शब्द रसब या राजादेश। इससे अन्य विद्वान, कई विद्वान जो है रसब या राजादेश से भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। हिंदी रासो काव्य परंपरा, आगे देखते हैं हम। अब हमने रासो शब्द की व्युत्पत्ति देख ली, किन किन शब्दों से किन किन विद्वानों ने मानी है और किस से सर्वमान्य मत है, वो है रासक शब्द से। तो हिंदी रासो काव्य परंपरा ये हम देखते हैं। अब देखिए, रासो काव्य की परंपरा संस्कृत या प्राकृत में उपलब्ध नहीं है। रासो काव्य की परंपरा संस्कृत या प्राकृत में उपलब्ध नहीं है। रासो काव्य का प्रथम प्रवर्तन अपभ्रंश साहित्य में हमें मिलता है। हिंदी में रासो काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा जो है हमें मिलती है, हम पढ़ेंगे भी। और रासो काव्य परंपरा में चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं, चंद बरदाई प्रवर्तक कवि के रूप में मान्य है। रासो काव्य परंपरा में चंद बरदाई जो है प्रवर्तक कवि के रूप में मान्य है। रासो काव्य परंपरा देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध रासो ग्रंथकार एवं रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुमान रासो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार कौन हैं? दलपति विजय, जिन्हें एक जैन कवि भी माना जाता है। दलपति विजय जो है खुमान रासो के रचयिता हैं। रचना काल क्या है खुमान रासो का? तो 9वीं सदी के आरंभ की रचना जो है वो खुमान रासो मानी जाती है। यही मत जो सर्वमान्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो है रचना काल इसका 9वीं सदी माना जाता है। अब देखिए, खुमान रासो जो है दलपति विजय की रचना है। 5000 छंदों का एक विशाल काय ग्रंथ है खुमान रासो। कितने छंद हैं? 5000 छंद हैं इसके अंदर। खुमान रासो के अंदर एक विशाल काय ग्रंथ है खुमान रासो। इसकी भाषा क्या है? खुमान रासो की भाषा है राजस्थानी और काव्य रूप प्रबंधात्मक है। 5000 छंदों का एक विशाल काय ग्रंथ है। और जो खुमान रासो है इसकी हस्तलिखित प्रति जो है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। अब देखिए आगे, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपति विजय की रचना न मानकर किसी अज्ञात भाट की रचना माना है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, लेकिन यह रचना किसकी है? दलपति विजय की। अब देखिए, खुमान रासो का वर्ण्य विषय। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार खुमान रासो में चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन मिलता है। किसके युद्धों का वर्णन मिलता है? चित्तौड़ का शासक खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन इसमें खुमान रासो में हमें मिलता है। आगे देखिए, खुमान ने 24 युद्ध किए थे। ऐसा माना जाता है कि खुमान द्वितीय जो है उसने 24 युद्ध किए थे। इसका शासनकाल विक्रमी संवत 870 से 900 विक्रमी संवत तक था। तो आपको एक बात तो जो मुख्य याद रखनी है कि किसका वर्णन जो है खुमान में कौन से खुमान का हुआ है, तो चित्तौड़ का खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार देखिए, खुमान ने 24 युद्ध किए थे। इसका शासनकाल विक्रमी संवत 870 से 1900 तक था। शुक्ल जी के अनुसार संवत 810 से 1000 विक्रमी संवत के बीच 190 वर्षों के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे। खुमान नाम के, और राजस्थान के इतिहास में गोपीनाथ शर्मा ने भी यही लिखा है कि खुमान नाम के 3 राजा हुए थे, जिनका समय शुक्ल जी के अनुसार इस प्रकार है।
खुमान प्रथम का समय देखिए विक्रमी संवत 810 से 865, खुमान द्वितीय विक्रमी संवत 870 से 900 और खुमान तृतीय देखिए विक्रमी संवत 965 से 990। तो इनमें से जो खुमान द्वितीय है उसका वर्णन जो है वो खुमान रासों में किया गया है। चलिए आगे देखिए खुमान रासों को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये पंक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण। खुमान रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम जय काव्य किसे कहा जाता है? खुमान रासों को। खुमान रासों की वर्तमान प्रतियों में महाराणा राज सिंह के राज्यकाल, कब तक है राज्यकाल महाराणा राज सिंह का? 1652 से 1670 ईस्वी तक का मेवाड़ में जो चित्तौड़ में है महाराणा राज सिंह का राज्यकाल जो है वो माना जाता है। और खुमान की जो वर्तमान की प्रतियां हैं उनके अंदर राज सिंह के राज्यकाल यानी कि 1652 से 1670 ईस्वी तक का वर्णन हमें मिलता है। इसीलिए माता प्रसाद गुप्त ने ये कहा कि जो खुमान रासो है वो 17वीं शताब्दी की रचना है। ऐसा माना है किसने? माता प्रसाद गुप्त ने 17वीं शताब्दी की रचना माना खुमान रासो को, क्योंकि इसमें मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के राज्यकाल जिनका शासनकाल था 1652 से 70 तब तक का वर्णन जो है इसमें मिल जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इस ग्रंथ की चर्चा आदिकाल में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने माना कि ये जो वर्णन है राज सिंह तक का वर्णन है, बाद परवर्ती शासकों का भी वर्णन है खुमान के, तो ये जो है बाद की रचना इन्होंने मानी है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो ग्रंथ है खुमान रासो इसकी चर्चा आदिकाल में होनी ही नहीं चाहिए, ये तो है ही बाद की रचना। चलिए आगे देखिए खुमान रासो में बप्पा रावल कथन है। ये देखिए खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वृतांत है। मेवाड़ के जो शासक हैं बप्पा रावल गुहिल वंशीय शासक हैं और उनसे लेकर राज सिंह जो सिसोदिया वंश के राणा राज सिंह तक का वर्णन है। 1670 ईस्वी जिनका शासनकाल, 1670 ईस्वी तक जिनका शासनकाल है, राज सिंह तक का वर्णन वृतांत जो है इसमें खुमान रासों में किया गया है। राणा खुमान का वृतांत विस्तार से होने के कारण इस ग्रंथ का नाम खुमान रासो रखा गया है। जैन कवि दलपत विजय द्वारा रचित इसकी भाषा राजस्थानी है एवं इस ग्रंथ का निर्माण काल संवत 1730 से संवत 1760 के मध्य का है। और ऐसा मानना है अगर चंद नाहटा का कि जो ये खुमान रासो ग्रंथ है इसका जो निर्माण काल है वो 1730 से विक्रमी संवत 1730 से 1760 के मध्य का है, क्योंकि इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह राणा राज सिंह तक का वर्णन जो हमें मिलता है और विस्तार से खुमान द्वितीय का इसमें वर्णन मिलता है। तो खुमान द्वितीय ने कितने युद्ध किए थे? 24 युद्ध किए थे, 24 युद्धों का वर्णन इसमें मिलता है। तो चलिए अब हमारा यहाँ पर हमने खुमान रासो देख लिया, रचना काल 9वीं सदी और दलपति विजय की ये रचना 5000 छंदों का विशालकाय ग्रंथ, भाषा राजस्थानी, काव्य रूप प्रबंधात्मक, हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने दलपति विजय की रचना न मानकर किसकी रचना मानी? अज्ञात भाट की रचना मानी। किसी की? खुमान द्वितीय चित्तौड़ के शासक और खलीफ बगदाद के खलीफा अलमामू के युद्धों का वर्णन है। 3 जो खुमान शासक हुए हैं चित्तौड़ में, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय, खुमान तृतीय, इसमें खुमान द्वितीय का जो है वर्णन किया गया। हिंदी का प्रथम जय काव्य इसे माना जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा रासो ग्रंथ। दूसरा हमारा रासो ग्रंथ देखिए बिसल देव रासो। खुमान रासो हम 1 नंबर पढ़ चुके हैं। बिसल देव रासो, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाहले। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाहले। और रचना काल क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1272 यानी कि संवत 1212। 1272 से रामचंद्र शुक्ल जी ने अर्थ लिया है संवत 1212। बिसल देव रासो रचना के अंदर ही देखिए
आता है कि 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, यानी कि 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी के दिन नालय रसायन आरंभई, नालय नरपति नालय कवि ने यह रसायन जो है वो आरंभ किया। तो इसका रचना काल मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1212, अगर ईस्वी सन कहें तो 1155 ईस्वी, और यही सर्वमान्य मत है। अगर आपसे पूछा जाए विसल देवरासो का रचना काल क्या है तो 1212 संवत 1212 ईस्वी सन में अगर बात करें तो 1155 ईस्वी। चलिए आगे देखिए, रचना काल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या रचना काल माना है। 1545 से 1560 ईस्वी के बीच में यह जो है काव्य रचा गया है, और मोतीलाल मेनारिया भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस मत से सहमत हैं, यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दी की यह रचना वे मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे संदिग्ध रचना मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 14वीं शताब्दी की रचना है ये। माता प्रसाद गुप्त जो है वो बीसल देवरासो को 14वीं शताब्दी की रचना जो है मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संवत 1058 यानी कि 1001 ईस्वी इसका रचना काल जो है बीसल देवरासो का मानते हैं। मिस्र बंधु संवत 1220 यानी कि 1163 ईस्वी इसका रचना काल मानते हैं, और सही रचना काल क्या है इसका, संवत 1212। आगे देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा बीसल देवरासो का रचना काल क्या मानते हैं, संवत 1030 से 1056 के मध्य, यानी कि 973 से 999 ईस्वी के मध्य गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका रचना काल मानते हैं। लाला सीताराम जो है वो इसका रचना काल मानते हैं संवत 1272। जो ये आया था ना ऊपर 1272 मझारी, जिसे शुक्ल जी ने कहा 1212 संवत, वहाँ 1272 से लाला सीताराम दास ने इसका अर्थ ग्रहण किया है संवत 1272। तो लाला सीताराम दास विसल देवरासो का रचना काल मानते हैं 1272, 1215 ईस्वी इसका रचना काल मानते हैं। अब सर्वमान्य देखिए काल, इसका सर्वमान्य क्या माना जाएगा, अधिकांश विद्वान शुक्ल जी की मान्यता से सहमत है। 1212 विक्रमी संवत, ईस्वी सन में बात करें तो 1155। अब बीसल देवरासो का संपादन देखिए, बीसल देवरासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें 128 छंद हैं। किसने किया, माता प्रसाद गुप्त ने। कितने छंद हैं, 128 इसमें छंद जो हैं वो माने जाते हैं। काव्य रूप क्या है, मुक्तक काव्य है। बीसल देवरासो कैसा काव्य है, प्रबंधात्मक या मुक्तक पूछा जाए तो बीसल देवरासो जो है वो मुक्तक काव्य है। इसका प्रधान रस देखिए श्रृंगार रस है, संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का चित्रण इसमें हुआ है। नायक कौन है बीसल देवरासो का, बीसल देव तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ। शाकंभरी सांबर के चौहान थे बीसल देव तृतीय या विग्रह राज चतुर्थ। ये चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ, ये वही चतुर्थ विग्रह राज है जिन्होंने तोमरों से दिल्ली जीता था। दिल्ली का या दिल्ली इन्होंने तोमरों से जीता था। अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे। अच्छा, तोमरों से दिल्ली जीता। इसके अलावा जो है इन्होंने अजमेर में एक तो संस्कृत पाठशाला और एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था, और वही संस्कृत जो सरस्वती मंदिर जो था उसे ही तोड़कर जो साहबुद्दीन गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने उसी की दूसरी जो बिल्डिंग थी, दूसरी मंजिल थी, उसे तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा उसे बोलते हैं। तो विग्रह राज चतुर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण चौहान वंश के शासक हुए हैं, और खुद भी कवि थे। हरिकेली नाटक रचा है। सोमदेव इनके दरबार में था, कवि सोमदेव। ललित विग्रह राज की रचना की है। कटिबंधु कहे जाते थे। अपने समकालीन लोग जो है वो इन्हें जो है कटिबंधु कहते थे, और
सुपादलक के चौहानों का स्वर्ण काल आप मान सकते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का काल जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंकल थे। तो नायिका कौन है, देखिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम हमारे। नायिका कौन है विग्रहराज चतुर्थ की? राजमती है। राजमती बिसल की पत्नी एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री थी और वो इस काव्य की नायिका है। नायक विग्रहराज चतुर्थ है। अब आगे देखिए, बिसल रासो जो है वो 4 खंडों में रचित है। अब हम ये देख लेंगे कि इन 4 खंडों में क्या क्या दिया गया है। 4 खंडों में रचित विग्रहराज का जो ये वर्णन है, प्रथम खंड में देखिए राजा बिसल देव व राजमती का विवाह वर्णन है। राजा बिसल देव व राजमती का विवाह वर्णन खंड नंबर प्रथम खंड में विवाह हो गया। द्वितीय खंड में देखिए, द्वितीय खंड में क्या है? बिसल देव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान एवं 1 वर्ष तक का प्रवास उड़ीसा में। दूसरे खंड में बिसल देव जो हैं वो रानी राजमती से रूठकर चले जाते हैं, उड़ीसा प्रस्थान कर जाते हैं और 1 वर्ष तक वहीं प्रवास करते हैं। अब आगे देखिए जो मुख्य चीज है, बिसल देव रासो में 12 वर्षों तक राजा बिसल देव के उड़ीसा प्रवास का वर्णन मिलता है। बिसल देव रासो में क्या कहा गया है कि 12 वर्ष तक राजा बिसल देव जो है वो उड़ीसा में रहे थे। लेकिन ये जो है सर्वमान्य मत नहीं है, सर्वमान्य मत 1 वर्ष का ही रहता है। देखिए बिसल देव रासो में दिया भी गया है कि मुल्कई हसई आलिंगन देई तई तो बारिश क्यों मेल ही है नाय। बिसल देव रासो की पद संख्या 124। तो बारिश यानी कि 12 वर्ष, ऐसा इसे मान लिया गया है। लेकिन जो है वो मानते हैं कि नहीं, 1 ही वर्ष वो उड़ीसा में रहे थे। अगर चंद नाहटा संपादित बिसल देव रासो के पद संख्या 35 में राजा बिसल देव राजमती से कहता है कि हे गोरी, तुमने मेरी विसराहना यानी कि निंदा की, मुझे और तुझे 12 वर्ष की एक दूसरे से अलग रहने की कहानी यानी कि शपथ है। तुमने मेरी निंदा कर दी और अब जो है मुझे और तुझे 12 वर्ष की एक दूसरे से अलग रहने की कहानी यानी शपथ है। अब देखिए आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव का रानी राजमती से रूठकर अपने ग्रंथ पृष्ठ संख्या 36 पर इन्होंने लिखा है कि उड़ीसा प्रस्थान एवं 1 वर्ष के प्रवास का उल्लेख किया है और यही सर्वमान्य है। 1 वर्ष के प्रवास का उल्लेख करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं कि बिसल देव रानी से रूठकर, राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रवास पर चले गए और वहां पर 1 वर्ष रहे यानी कि 12 मास। ये 12 वर्ष नहीं है, 12 मास है। तो यही सर्वमान्य मत भी रहेगा। तृतीय खंड देखिए, पहले खंड में बिसल देव और राजमती के विवाह हो चुका है। द्वितीय खंड में बिसल देव जो है वो रूठकर चले गए हैं उड़ीसा प्रस्थान 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष तक प्रवास। अब तृतीय खंड देखिए, तृतीय खंड में रानी राजमती के वियोग का वर्णन है, 12 मासा पद्धति में है। 12 मासा पद्धति में रानी राजमती के वियोग का वर्णन है और बिसल देव का उड़ीसा से लौटना। देखिए राजमती के वियोग का वर्णन और बिसल देव का वापस उड़ीसा से लौटना, ये दोनों तृतीय खंड में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में 12 मासा जो है वो सर्वप्रथम किस में वर्णित है? वो 12 मासा जो है बिसल देव रासो में ही मिलता है। अब आइए चतुर्थ खंड पे, राजा भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना। भोज परमार अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाते हैं यानी कि वो मायके चली जाती है एवं बिसल देव द्वारा उसे फिर अजमेर लाना। ये चौथा खंड है। तृतीय खंड में बिसल देव उड़ीसा से लौटते हैं और भोज परमार जो है अपनी पुत्री को ले जाते हैं चतुर्थ खंड में और बिसल देव द्वारा उसे वापस अजमेर या सांबर जहां भी वो उसे लेके आते हैं, अजमेर लेके आते हैं। अब ये चतुर्थ खंड, चारों खंड हो गए। पहले खंड में तो विवाह है, दूसरे खंड में रूठकर उड़ीसा चला जाना है, तृतीय खंड में वियोग वर्णन है राजमती का और बिसल देव उड़ीसा से लौट भी आते हैं तीसरे खंड में ही। चतुर्थ खंड में राजमती अपने मायके चली जाती है और बिसल देव उन्हें लेकर आते हैं अजमेर।
अब विशेष तथ्य देख लेते हैं कुछ बिसलदेव रासो के बारे में। शुक्ल जी के अनुसार बिसलदेव रासो घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है, वर्णनात्मक काव्य है। घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। इसमें दो ही घटनाएं हैं। दो घटनाएं कौन कौन सी शुक्ल जी ने इसमें मानी है? बिसलदेव का विवाह, एक घटना तो बिसलदेव का विवाह है, वह दूसरी रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करने की घटना। बाकी इसमें वर्णन है। बिसलदेव रासो में सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल में चलती है कथा। और आगे देखिए, इस ग्रंथ के संपादक सत्यजीवन वर्मा थे। संवत 2008 काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित। तो इस ग्रंथ के संपादक सत्यजीवन वर्मा थे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी संपादन करके प्रयाग से प्रकाशित करवाया। 123 नहीं 128 खंड लिखिए। यहाँ पर आप लिखेंगे 128 खंड, 128 छंद, सॉरी खंड नहीं छंद। तो 123 नहीं 128 छंदों का संपादन किया माता प्रसाद गुप्त ने बिसलदेव रासो के। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर इसका तथ्य क्या है? बिसलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है, जिसमें प्रेषित पति का नायिका जिसका पति जो है विदेश चला गया हो, राजमती का विरह वर्णन 12 मासा पद्धति कार्तिक मास से आरंभ 12 मासा पद्धति पर हुआ है। और ये 12 मासा जो है कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। वैसे मैंने यहाँ नोट डाल दिया है, 12 मासा का आरंभ जो है साधारणतः आषाढ़ मास से होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बिसलदेव रासो में जो है 12 मासा जो है वो कार्तिक मास से आरंभ होता है। जैसे पद्मावत में आरंभ जो है आषाढ़ मास से है। चलिए देखिए, बिसलदेव रासो में 12 मासा का प्रारंभ जो है अधिकांश विद्वानों ने कार्तिक मास से माना है, जबकि मोहन अवस्थी ने आश्विन मास से। राजमती के विरह वेदना क्वार के बाद कार्तिक से शुरू होना स्वाभाविक है। सर्वमान्य यही है कि बिसलदेव हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा का प्रारंभ जो है वो बिसलदेव रासो से। और बिसलदेव रासो में 12 मासा का प्रारंभ कब से होता है? वो होता है कार्तिक मास से। किस मास से? कार्तिक से। आषाढ़ से न होकर कार्तिक मास से होता है, ऐसा ही अधिकांशतः विद्वानों का मानना है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन अगर पूछा जाए तो वो एक अपभ्रंश की रचना है, नेमिनाथ चौपाई। हिंदी साहित्य में अगर 12 मासा वर्णन का पूछा जाए तो वो है बिसलदेव रासो। और अगर वैसे ही पूछ लिया जाए सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन तो नेमिनाथ चौपाई अपभ्रंश की रचना है। तो वो हिंदी में तो नहीं आएगी, हिंदी में 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में। तो कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में। संदेश रासक में जहां षड ऋतु वर्णन जहां ग्रीष्म ऋतु से शुरू होता है, वहां बिसलदेव रासो में कार्तिक मास से। तो हिंदी में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बिसलदेव रासो में 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से प्रारंभ, सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन नेमिनाथ चौपाई में। और वैसे 12 मासा का प्रारंभ जो है आषाढ़ मास से माना जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, देखिए 6 नंबर विशेषता। बिसलदेव रासो वह रचना है जिसमें 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम मिलता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम है। देखिए वैसे तो जो सर्वप्रथम है नेमिनाथ चौपाई में मिलता है, लेकिन वो अपभ्रंश की रचना है। बिसलदेव रासो को कृतिकार नरपति नाहला ने स्त्री रसायन कहा है, क्योंकि इस रचना के केंद्र में स्त्री है। और वो लिखते हैं अस्त्री रसायन करूं बखान, कृतिकार का ये कथन है। तो स्त्री रसायन किसे कहा जाता है? बिसलदेव रासो को किसने कहा? इसी के कृतिकार रचयिता नरपति नाहला ने बिसलदेव रासो को स्त्री रसायन कहा। आगे देखिए, इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इसकी शैली पिंगल है। अपभ्रंश में जब ब्रज भाषा के शब्दों का
मिश्रण होता है तो वो पिंगल शैली, कोमल कांत पदावली और श्रृंगारिक रचनाएं इसमें ही होती थी, जबकि डिंगल में युद्धों का वर्णन होता था। तो आदिकाल में दो शैलियां तो प्रचलित हैं ही, डिंगल और पिंगल। तो इसकी शैली जो है श्रृंगारिक रचना है, पिंगल शैली में है। अब कथन देख लेते हैं, क्या कथन है बिसलदेव रासो के बारे में। विभिन्न विद्वानों के कथन कौन कौन से हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। देखिए, बिसलदेव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं, यही कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बिसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। बिसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यह कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला कथन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का बिसलदेव रासो की भाषा के विषय में ये कथन है कि अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कथन देखिए रासो के बारे में, बिसलदेव रासो के बारे में। यह ग्रंथ रासो न होकर रास है, जिसमें सांभर के राजा बिसलदेव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर जो है वो चित्रण हुआ है। भागीरथ मिश्र का ये कथन है। अगला कथन देखिए आचार्य शुक्ल का है। वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक जो है बिसलदेव रासो मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये कथन। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक लास्ट कथन है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका जो रानी राजमती है, बिसलदेव रासो की नायिका है, इतनी खरी नायिका रानी राजमती जितनी मतलब खरी नायिका नहीं दिख पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है राजमती के विषय में। तो ये हमारा दूसरा जो रासो काव्य हो गया बिसलदेव रासो, नरपति नाहले की रचना है और 4 खंडों में ये रचना है। 128 छंद है। माता प्रसाद गुप्त ने संपादन किया है। काव्य रूप मुक्तक, प्रसधान रस, श्रृंगार, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण। नायक बिसलदेव तृतीय, विग्रह राज चतुर्थ अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे, सापकंबरी के शासक थे। नायिका राजमती जो कि मालवा के भोज परमार की पुत्री थी। और इसके बाद देखिए अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या इसका रचना काल माना। सबसे सर्वमान्य मत जो है वो जो है संवत 1212 बिसलदेव रासो नरपति नाहले की रचना। तो आज हमने रासो काव्य शुरू करके खुमान रासो और बिसलदेव रासो 2 रासो काव्यों के ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। कल हम रासो ग्रंथों के बारे में जो रह चुके हैं ग्रंथ उनके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी साथियों से, विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, अपील यह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए, कोई बोलने में, लिखने में कोई त्रुटि रह गई है, कोई मानवीय भूल, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।